जरा सोच के देखो, घूमने गए थे मजे के लिए पर मिल गया ऐसा गाइड जो शार्क से भी ज्यादा खतरनाक निकला। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी पर्यटक ग्रेग और हीथर एक पियर पर आते हैं जहां से वे केज डाइविंग टूर पर जाने वाले हैं, यानी एक ऐसा टूर जहां वे पानी में पिंजरे के अंदर रहकर शार्क के साथ तैर सकते हैं। वहां एक दुकानदार डेव उन्हें चेतावनी देता है कि पिछली ट्रिप में एक शार्क ने एक कॉलेज लड़के की गुप्त जगह पर हमला कर दिया था, लेकिन ग्रेग और हीथर उसकी बातों पर हंस देते हैं और उसे गंभीरता से नहीं लेते। इसी बीच टूर गाइड टक्कर वहां आता है और दोनों से कुछ सवाल पूछता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि किसी को भी यह नहीं पता कि ये दोनों यहाँ आए हैं, ना दोस्तों को ना परिवार को। टक्कर इसे मजाक में उड़ाते हुए उन्हें चिढ़ाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग टक्कर की नाव में सवार हो जाते हैं। सफर के दौरान टक्कर अपने शार्क के साथ हुए खतरनाक अनुभवों के किस्से सुनाता है। वह बताता है कि वह बचपन से ही शार्क के साथ तैरता आया है और उसके शरीर पर एक बड़ा सा निशान भी है जो उसी समय का है। जब वह सही जगह पर पहुंचते हैं तो टक्कर पानी में चर्म यानी मछलियों के टुकड़े और खून डालता है ताकि शार्क आकर्षित हो। हीथर बहुत घबरा जाती है और जब वह पानी की सतह पर एक पंख देखती है तो डर के मारे कहती है कि अब वह ये नहीं करना चाहती। टक्कर उसे शांत कराने के लिए मेडिटेशन करने को कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मजाक में बेबी शार्क गाना गाने लगता है। पहले तो हीथर हैरान रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे हंसने लगती है और थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर दोनों पिंजरे में उतरते हैं और टक्कर उन्हें पानी के नीचे कर देता है। चारों ओर शार्क ही शार्क होती हैं और हीथर उनके इतने बड़े दांत देखकर घबरा जाती है, लेकिन ग्रेग उसे शांत करता है और दोनों मिलकर इस खूबसूरत समुद्री जीवों को नजदीक से देखते हैं। कुछ देर बाद वे वापस नाव पर आ जाते हैं और हीथर बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने यह सब सच में कर लिया, लेकिन तभी टक्कर अचानक एक चाकू निकालता है और ग्रेग को घोंप देता है। फिर उसका शरीर समंदर में फेंक देता है। हीथर चीख उठती है। अगले दिन एक अमेरिकी सर्फर लड़की जेफर समुद्री तट पर लहरों का मजा ले रही होती है। बाद में जब वह ग्रोसरी स्टोर में होती है तो देखती है कि एक लड़का मोजेस जंपर केबल्स मांग रहा है, लेकिन स्टॉक खत्म हो चुका है। मोजेस उससे पूछता है क्या उसके पास हैं, पर जेसब झूठ बोल देती है कि नहीं है। वह सिर्फ एक सस्ती सल्फरी का भुगतान करती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन असल में उसने सल्फरी कप के अंदर आइसक्रीम टब छुपाकर चोरी की होती है। जब वह अपनी वैन की ओर जा रही होती है तो मोजेस उससे कहता है कि अगर वो उसे लिफ्ट नहीं देगी तो वह उसकी चोरी के बारे में कैशियर को बता देगा। मजबूर होकर जेफर उसे लिफ्ट दे देती है। रास्ते में मोजेस बहुत बातें करता रहता है, जिससे जेफर चिढ़ जाती है और उसे चुप करवा देती है। जब वे आखिरकार उसकी कार तक पहुंचते हैं तो जेफर देखती है कि उसकी कार पर भी सर्फ बोर्ड लगे हैं। दोनों के बीच सर्फिंग को लेकर बातचीत शुरू होती है और जेफर को महसूस होता है कि मोजेस इतना बुरा इंसान नहीं है। मोजेस भी स्वीकार करता है कि भले ही जेफर ने उसे लिफ्ट ना दी होती तो वो फिर भी उसकी चोरी के बारे में किसी को नहीं बताता। दोनों उसकी कार स्टार्ट करने के लिए जेफर की वैन से जंपर केबल जोड़ते हैं और रेडियो ऑन होता है। उन्हें पता चलता है कि दोनों का म्यूजिक टेस्ट भी एक जैसा है। उस रात दोनों जेफर की वैन में करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मजाक में मोजेस उसका फिन की खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाद में वे बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। कुछ देर बाद मोजेस घर के अंदर ब्रेकफास्ट बनाने जाता है, लेकिन जब बाहर आता है वैन वहाँ नहीं होती। इसी बीच जेफर फिर से बीच पर पहुँचती है सर्फिंग के लिए तैयार, लेकिन तभी उसे याद आता है वो अपनी फिन की भूल गई है। जेफर पास के एक ट्रक में फिन की ढूंढने जाती है, लेकिन अचानक ट्रक के मालिक को देखकर डर जाती है। वो और कोई नहीं टक्कर होता है। टक्कर मुस्कुराते हुए उसे अपनी एक अतिरिक्त चाबी दे देता है और उसकी तारीफ करता है कि वह इतनी बहादुर है जो रात के समय अकेली सर्फिंग करने जा रही है। टक्कर के चले जाने के बाद जेफर को मोजेस का मैसेज आता है। वह पूछता है कि उसने उसे छोड़कर क्यों चली गई। जेफर जवाब देती है कि वह सुबह की लहरें पकड़ने के लिए जल्दी निकल गई थी, लेकिन जब मोजेस पूछता है कि क्या वह भी आ सकता है, अचानक टक्कर उसके सिर पर एक बैग डाल देता है। जेफर जोरों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर उसे कसकर पकड़े रहता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती। फिर वह उसे इंजेक्शन लगाता है और उसे अपने ट्रक के पीछे फेंक देता है। उसके मुंह पर टेप चिपकाता है, उसे सर्फ बोर्ड के कवर में छिपा देता है और सीधा घाट की ओर ड्राइव करता है। वहाँ पहुंचकर डेव का कुत्ता लगातार उस पर गुर्राता रहता है। टक्कर जेफर को अपने नाव पर ले जाता है और उसे अंदर एक कमरे में कैद कर देता है। कुछ घंटे बाद मोजेस जेफर को ढूंढते हुए उसी जगह पहुँचता है, लेकिन उसे सिर्फ उसकी छोड़ी हुई वैन मिलती है। वह उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मगर फोन तो वैन के अंदर ही पड़ा होता है। उधर जेफर धीरे धीरे होश में आती है। वह खुद को एक बिस्तर से हथकड़ी में बंधा हुआ पाती है। सामने हीथर भी उसी कमरे में है और वहाँ एक बाल्टी रखी है पेशाब करने के लिए। जेफर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसे सुनने वाला सिर्फ टक्कर है, जो नाश्ता करते हुए उसकी चीखें सुनकर मजे लेता है। दीवार पर उसे एक और लड़की का नाम लिखा दिखता है, जिससे साफ होता है कि टक्कर पहले भी ये सब कर चुका है।
वह कमरे में कुछ ढूंढने लगती है ताकि हथकड़ी का ताला खोला जा सके, लेकिन आसपास कुछ नहीं होता। हीथर धीरे से बताती है कि कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जेफर कहती है कि उसके साथ भी यही हाल है। उधर मोजेस अपने काम पर जा रहा होता है। जब वह देखता है कि जेफर की वैन टो की जा रही है तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि वह वैन असल में जेफर का घर है, इसीलिए उसका यूं छोड़ देना बहुत संदिग्ध है। पुलिस अफसर उसे जेफर का नाम पूछता है, लेकिन मोजेस को तो पता ही नहीं होता, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। वापस नाव पर हीथर रोने लगती है। वह कहती है कि अब वह कभी भी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। उसे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे गैप ईयर लेने से मना किया था। जेफर बताती है कि वह फोस्टर होम्स में पली बड़ी है और ऑस्ट्रेलिया आई थी अपनी पुरानी जिंदगी से भागने के लिए। वह यह भी बताती है कि वह जुवेनाइल जेल में रह चुकी है। माहौल हल्का करने के लिए जेफर कोई जोक सुनाती है और हीथर हंसने लगती है। उसी वक्त जेफर नोटिस करती है कि हीथर की बिकिनी टॉप में अंडर वायर लगा है। वह हीथर से उसे देने को कहती है। हीथर अपना टॉप उतारकर जेफर की तरफ फेंक देती है। जेफर सावधानी से वायर निकालती है और हथकड़ी की लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टक्कर अंदर आता है। वह उन्हें सैंडविच और पानी देता है। फिर जेफर के बहुत करीब बैठकर समुद्र के शिकारी जीवों की बातें करने लगता है। वह जेफर के पसीने का स्वाद चखता है और फिर कमरे से चला जाता है। जेफर टॉप वापस हीथर को देती है और फिर से ताला खोलने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वायर उसके हाथ से गिर जाता है। लगे हाथ पता चलता है कि टक्कर ने पानी में कुछ मिलाया था क्योंकि अब हीथर भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद टक्कर वापस आता है। वह वायर उठा लेता है और जेफर भी धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जेफर होश में आती है, लेकिन इस बार वह डेक पर एक कुर्सी से हथकड़ी लगी होती है। टक्कर सामने कैमरा और लाइट सेट कर रहा होता है। हीथर भी वहाँ होती है। उसे एक क्रेन के चैन से बांधा गया होता है। टक्कर कहता है कि भगवान आसमान में नहीं है, वो नीचे है, समुद्र में। वह बताता है कि उसने जेफर को पहले भी सर्फ करते देखा है और उसे लगता है कि वह बहुत जिंदा और आध्यात्मिक लगती है। वैसे ही एहसास उसे एक भयावह शौक से होता है। फिर वह हीथर के बालों का थोड़ा हिस्सा काटता है और उसे जगाता है। हीथर घबराकर चिल्लाने लगती है। टक्कर कहता है कि शार्क कितनी अद्भुत होती हैं और फिर शिकायत करता है कि लोग उनकी कहानियों में झूठे मिथक फैला देते हैं। वह करेंट को एक्टिव करता है और हीथर अब पानी के ऊपर लटक रही होती है। टक्कर धीरे धीरे हीथर को नीचे की ओर उतारता है, इतना कि उसका आधा शरीर पानी से बाहर ही रहे ताकि वह उसके चेहरे के डर और दर्द को कैमरे में कैद कर सके। जब शार्क कुछ ही सेकंडों में उसे नोच डालती हैं, जेफर यह सब देखकर चीख उठती है। उसकी आंखों के सामने हीथर की दर्दनाक मौत हो जाती है। टक्कर कैमरा उसकी ओर मोड़ता है और कहता है, दुनिया का सबसे बढ़िया शो यही है। बाद में जब जेफर को फिर से कमरे में फेंक दिया जाता है, वह दीवार पर अपने और हीथर के नाम खोद देती है। उसी वक्त उसकी नजर दीवार के एक हिस्से पर पड़ती है जहां ताजा पेंट लगा होता है। वह उसे खुरचती है और जो दिखता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। दीवार के अंदर दर्जनों औरतों के नाम छिपे होते हैं। डाइनिंग रूम में टक्कर शराब पीते और नाचते हुए अपनी हत्या की सनक का मजा लेता है। वह हीथर की नाम की एक वीडियो टेप और उसके बालों का एक गुच्छा एक बॉक्स में रख देता है और फिर उसे एक कबर्ड में रख देता है जो पहले से ही उसकी सभी शिकारियों की रिकॉर्डिंग से भरा होता है। इसके बाद वह एक नई टेप निकालता है और उस पर जेफर का नाम लिख देता है। इसी बीच समुद्र की गहराई में हीथर का निर्जीव शरीर तैरता चला जाता है। अगले दिन मोजेस सर्फिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह अब भी जेफर के बारे में चिंतित है। उसे किनारे पर एक टूटा हुआ सर्फबोर्ड मिलता है और वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं जेफर के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ। उधर टक्कर जेफर के लिए नाश्ता लाता है। जेफर गुस्से में ट्रे को लात मारकर गिरा देती है और उसे अपशब्द कहती है। टक्कर अपने कर्मों को जायज ठहराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि शार्क भी तो परिस्थिति तंत्र का हिस्सा है, उन्हें भी तो खाना चाहिए, लेकिन जेफर उसकी बातों पर हंस देती है। वह कहती है, तू खुद को कोई बड़ा शिकारी समझता है, लेकिन असल में तू तो बस एक कीड़ा है। यह सुनकर टक्कर का अहंकार टूट जाता है और वह कमरे से गुस्से में चला जाता है। जेफर नोटिस करती है कि उनकी पेशाब की बाल्टी में हैंडल लगा है। वह उसे तोड़ लेती है और छिपा देती है। शाम को टक्कर डिनर करता है और अपने पुराने मर्डर टेप में से एक देखता है। फिर वह एक बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करता है और सिरिंज भरकर जेफर के कमरे में आता है। जैसे ही वह इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जेफर बाल्टी के हैंडल से उसके गले में वार कर देती है। टक्कर पीछे गिरता है और दूसरे बिस्तर से सिर टकराकर बेहोश हो जाता है। जेफर जल्दी से उसकी चाबियां उठाती है और खुद को आखिरकार आजाद कर लेती है, लेकिन तभी टक्कर फिर होश में आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेफर दरवाजे की ओर भागती है ताकि उसे बंद कर सके, लेकिन टक्कर पीछे से दौड़ता हुआ आता है और उसे बंद होने से रोक देता है। जेफर फिर भागने लगती है। सीढ़ियां उतरते हुए टक्कर उसका पैर पकड़ लेता है और इंजेक्शन चुभा देता है। जेफर उसे लात मारती है। वह पीछे गिर जाता है और जेफर कंट्रोल रूम की तरफ भागती है। वहाँ
वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह डेक पर आती है और दूर दिख रहे एक क्रूज शिप की ओर चिल्लाने लगती है, मगर वहाँ की तेज म्यूजिक के कारण कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। टक्कर एक बार फिर चाकू लेकर सामने आ जाता है। जेफर झट से कैमरा उठाती है और उसे पानी में फेंक देती है। टक्कर का ध्यान भटकता है और जेफर समुद्र में छलांग लगा देती है। वह पूरी ताकत से तैरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इंजेक्शन का असर शुरू हो जाता है और वह बेहोश होकर डूबने लगती है। टक्कर को उसे फिर से पानी से निकालना पड़ता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जेफर की गुमशुदगी की जांच शुरू करती है। समुद्र में चल रही तलाशी प्रक्रिया को देखकर मोजेस को एक आइडिया आता है। वह अपने मोबाइल पर ऐप खोलता है, वेब वॉच, जो सर्फर के लिए बीच की लाइव फुटेज दिखाता है। वह पिछली रात का एक वीडियो खोजता है और देखता है कि जेफर की वैन के पास एक ट्रक निकल रहा है। वह जूम इन करता है और उस पर एक लोगो लिखा होता है, ट्रकर एक्सपीरियंस। मोजेस तुरंत उस कंपनी का नाम ऑनलाइन सर्च करता है। उसी समय टक्कर पियर पर पहुंचता है और सप्लाई के लिए नाव छोड़कर बाहर आता है। जेफर फिर से कमरे में होश में आती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप चिपका दी गई होती है। इधर मोजेस को उसी कंपनी का फोन नंबर मिल जाता है और वह कॉल करता है, लेकिन उस वक्त टक्कर नाव पर नहीं होता, इसीलिए कॉल मिस हो जाती है। मोजेस एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। उधर टक्कर सुपरमार्केट में एक नया कैमरा खरीदता है। वापसी में वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। वह इंतजार करते हुए खिड़की के बाहर देखता है और उसे एक खूबसूरत पर्यटक लड़की दिखती है, जिसे देखकर वह अपनी अगली शिकार के बारे में सोचने लगता है। इस बीच मोजेस को वेबसाइट पर एक पता मिलता है और वह सीधे पियर की ओर ड्राइव करता है। वह जोर जोर से नाव के दरवाजे पर थपथपाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह वापस जाने ही वाला होता है कि उसे फर्श के नीचे से किसी की हल्की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है और हाथ में एक लोहे का कांटा लेकर बेतहाशा नाव के अंदर तलाश करता है। आवाज का पीछा करते हुए वह आखिरकार जेफर को उस कमरे में ढूंढ निकालता है। वह जल्दी से उसके मुंह से टेप हटाता है। जेफर उसे कहती है कि तुरंत पुलिस को कॉल करे और हाथ की बेड़ियां खोलने के लिए कुछ ढूंढे। मोजेस ऊपर की ओर भागता है और 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टक्कर पीछे से आकर उसे गिरा देता है। मोजेस पलटकर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। टक्कर उसे नीचे गिराकर फोन छीन लेता है, इससे पहले कि मोजेस ऑपरेटर से बात कर सके। जमीन पर पड़े मोजेस को किसी तरह से एक बैग दिखता है। वह उसे उठाकर टक्कर के चेहरे पर मारता है, जिससे टक्कर गिर पड़ता है। फिर मोजेस उसी हुक से टक्कर का गला घोटने लगता है। वह लगभग जीत ही जाता कि तभी डेव अंदर आता है और मोजेस को सिर पर वार करके बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मोजेस कोई घुसपैठिया है। डेव को भी जेफर की आवाज सुनाई देती है। वह उसी दिशा में बढ़ता है, लेकिन तभी टक्कर उठकर उसके सिर में वही हुक घोंप देता है। कुत्ता भी वहीं मौजूद होता है और लगातार भौंकता रहता है। टक्कर उस पर गुर्राता है ताकि वो डरकर भाग जाए। फिर वह जेफर के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और तय करता है कि अब वह नाव को हैंग्समैन सोल्स नाम के एक द्वीप पर ले जाएगा। थोड़ी देर बाद मोजेस जागता है। अब वह जेफर के बगल वाले बिस्तर पर हथकड़ी से बंधा हुआ है। वह जेफर से पूछता है कि उसने पहले उसके साथ डटी होने के बाद क्यों भाग गई थी। जेफर बहाना बनाती है कि वह लहरों की वजह से डर गई थी, लेकिन मोजेस उसकी आंखों में देख समझ जाता है कि वह असल में किसी रिश्ते से डरती है, क्योंकि वह खुद से नफरत करती है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे जैसी है वैसे ही पसंद करता है। इसी वक्त नाव रुक जाती है। टक्कर अंदर आता है और फिर से मोजेस को बेहोश कर देता है। जब मोजेस दोबारा होश में आता है, वह डेक पर बंधा हुआ है। उसके बगल में डेव की लाश पड़ी है। जेफर एक कुर्सी से हथकड़ी लगी बैठी है और टक्कर से रहम की भीख मांगती है, लेकिन टक्कर उसे अनसुना कर देता है। वह नाव के क्रेन को चलाकर धीरे धीरे मोजेस को पानी की ओर लटकाता है, जहाँ नीचे पहले से ही शार्क मंडरा रही होती हैं। घबराई हुई जेफर उससे विनती करती है कि वह मोजेस की जगह उसे ले ले, लेकिन टक्कर उसका मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही मोजेस पानी में उतरता है, टक्कर अपना नया कैमरा लेने दौड़ता है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जेफर उसे चिल्लाकर कहती है कि हिलो मत, और शार्क अचानक उसमें दिलचस्पी खो देती हैं और तैरकर चली जाती हैं। गुस्से से भरा टक्कर उसे वापस खींचता है और कई बार उसे चाकू से घोंप देता है ताकि उसका खून पानी में बहे। इससे शार्क दोबारा लौट आती हैं। उसी वक्त दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो जेफर को ढूंढ रहा होता है, इसलिए टक्कर को अपना प्लान रोकना पड़ता है। वह दोनों को वापस कमरे में बंद कर देता है। जेफर देखती है कि मोजेस बहुत खून खो चुका है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह मर जाएगा। वह एक दर्दनाक फैसला लेती है, अपना अंगूठा मोड़कर उसे डिसलोकेट कर देती है ताकि हथकड़ी हाथ से निकल सके। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह बाहर निकल पाती, टक्कर कमरे में आ जाता है। वह थोड़ा खाना रखकर कहता है कि तुम भी मेरी तरह हो एक शार्क, और चला जाता है। जेफर फिर से कोशिश करती है, लेकिन अंगूठा निकालने से भी हथकड़ी नहीं खुलती। अब
अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वह अपने ही अंगूठे को काटना शुरू कर देती है। रात होते होते टक्कर बेहोशी का इंजेक्शन लेकर कमरे में घुसता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ जेफर का बिस्तर और तकिए पर पड़ा उसका कटा हुआ अंगूठा। जेफर अचानक अपने छुपने की जगह से निकलती है, दरवाजा बंद करती है और कंट्रोल रूम की ओर भागती है। वह नाव चालू करती है, लेकिन टक्कर इमरजेंसी हैच से बाहर निकलकर पावर काट देता है। तभी जेफर को पास के एक आइलैंड पर पार्टी चलती दिखती है। वह जल्दी से एक फ्लेयर ढूंढती है। टक्कर उसके पास आता है, वह उस पर फ्लेयर फायर करती है और भाग जाती है। वह खुद को किचन में बंद कर लेती है और ऊपर से स्लाइडिंग स्काईलाइट को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब वह बाहर चढ़ रही होती है, उसका हार्नेस अटक जाता है। उसी वक्त टक्कर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उसे नीचे खींच लेता है। जेफर पूरी ताकत से अपना बचाव करती है। वह टक्कर के हाथ में छुरा घोंपती है, फिर उसके सिर पर तवे से जोरदार वार करती है, जिससे टक्कर गिर जाता है। वह तुरंत भागती है। टक्कर भी पीछे नहीं हटता। वह डेक पर पहुंचकर लाइट ऑन करता है ताकि जेफर को देख सके। उसे दूर पानी में जेफर तैरकर द्वीप की ओर जाती नजर आती है। वह झट से अपना हार्पून यानी भाला गन लेकर दौड़ता है, लेकिन जेफर नजर से ओझल हो जाती है। गुस्से में टक्कर अपने स्पीड बोट पर सवार होता है और पूरी रफ्तार से पीछे निकल पड़ता है। जेफर किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी टक्कर उस पर झपटता है, उसे जमीन पर गिराकर बेहोश कर देता है और फिर से नाव पर ले जाता है। जब मोजेस को होश आता है, वह एक कुर्सी से हथकड़ी लगा बैठा होता है और जेफर को समुद्र के ऊपर लटकाया गया होता है। टक्कर ठंडा पानी फेंककर जेफर को जगाता है और बोलता है कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो पकड़े जाने से पहले भी लड़ाई करती हैं। फिर वह कैमरा सेट करता है। शो शुरू होने वाला है। जेफर के शरीर से बहते खून की गंध पाकर एक शार्क पानी में प्रकट होती है। टक्कर धीरे धीरे जेफर को नीचे करता है ताकि शार्क पास आ जाए, लेकिन जैसे ही शार्क पास आती है, जेफर अपने पैरों से उसे लात मारती है और शार्क डरकर तैर जाती है। यह देखकर टक्कर बेकाबू हो जाता है। वह अपनी हुक उठाकर शार्क को चुभाने की कोशिश करता है ताकि उसे भड़काया जा सके, लेकिन शार्क पलटकर वही हुक अपने मुंह में लेकर तैर जाती है और टक्कर हक्का बक्का रह जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर जेफर उस हुक को खींचकर अपने पास ले आती है और उसे इस्तेमाल कर क्रेन के हुक पर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी नीचे वही शार्क दोबारा लौट आती है। टक्कर चिल्लाकर जेफर को डराता है। जेफर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पानी में गिर पड़ती है। वह नीचे देखती है, शार्क सीधा उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन कुछ पल बाद शार्क रुक जाती है। उसकी आंखों में जैसे हमदर्दी झलकती है, क्योंकि उसे भी टक्कर ने घायल किया है। वह जेफर को छोड़कर तैर जाती है। अब जेफर नाव पर वापस चढ़ जाती है। धीरे धीरे छिपते हुए वह हार्पून गन ढूंढती है। जैसे ही टक्कर लौटता है, वह हार्पून चलाती है। भाला सीधे टक्कर के सीने में घुसता है। वह पानी में गिर जाता है। तभी गहराई से वही विशाल शार्क उभरती है और छलांग लगाकर टक्कर को अपने मुंह में दबोच लेती है। उसका अंत उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। यह उसकी अपनी फिल्म का आखिरी सीन था, लेकिन हार्पून की रस्सी अब जेफर को भी पानी की ओर खींच रही होती है। क्योंकि वह अब भी गन पकड़ी होती है, वह जल्दी से उसे छोड़ देती है और पूरी ताकत से तैरकर नाव पर लौट आती है। वह फिर एक फ्लेयर गन उठाती है और आसमान में दागती है। लाल रोशनी रात के अंधेरे को चीर देती है। वह चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। पास के आइलैंड पर मौजूद जहाज का हॉर्न बजता है, संकेत है कि मदद रास्ते में है। जेफर दौड़कर मोजेस के पास पहुंचती है, जो अब भी बेहोश पड़ा है। वह रोते हुए कहती है, उठो ना, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। धीरे धीरे मोजेस की आंखें खुलती है। वह मुस्कुराकर बस इतना कहता है, मुझे पता था। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन ताकि आप ऐसी और रोमांचक कहानियां मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।